एक बार मेरा झगड़ा किसी हाई कास्ट की लड़की से हो गया और उसने मेरी फिंगर को तोड़ भी दिया था। उस समय मतलब काफ़ी डैमेज हो गई थी मेरी फिंगर, और जो जाति सूचक शब्द है उनसे भी मुझे संबोधित किया, और ये बात मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा करी। और इस बात से आहत होकर जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, मैं नीलम बोध आज हूँ धाकर टीवी के टॉक शो में, और मैं सबसे पहले अरुण गौतम का धन्यवाद करती हूँ कि इस शो में मुझे आमंत्रित किया। साथियों, इस शो की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इस शो में जो भी आएगा उससे आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा, उसके विचार जानने का मौका मिलेगा, और उसके जीवन में जो घटनाएं घटी हैं उनको जानने का मौका मिलेगा, और वो घटनाएं आपके जीवन में किस तरह से प्रेरणादायक बन सकती हैं, ये चीजें इस शो में आपको बखूबी देखने को मिलेंगी। तो मैं शुरू करती हूँ अपने जीवन का वो पड़ाव जहां से मेरे जीवन की शुरुआत हुई, और मेरे जीवन का जो संघर्ष रहा, किस दिशा में रहा, कैसे रहा, क्यों रहा, और आज जिस मुकाम पर मैं हूँ वो किस वजह से हूँ। तो मैं बात करती हूँ उस समय की जब 20 अप्रैल 1984 में मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ नंगला में हुआ, और उसके मात्र 2 महीने बाद ही हम दिल्ली में सेटल हो गए। और दिल्ली में सेटल होने के बावजूद ही जो हमारी एजुकेशन एकेडमिक शिक्षा हुई वो सारी दिल्ली से ही हुई। मैंने नगर निगम से पूरी पढ़ाई की, और वो भी सरकारी स्कूल से, और मात्र मेरे जन्म के 2 या 3 महीने बाद हम दिल्ली में सेटल हो गए। दिल्ली में बवाना है जो कि गांव है, आप सभी परिचित होंगे, और उससे 5 किलोमीटर आगे पड़ता है नांगल ठाकरान, जो कि मेरी मम्मी का मायका है। मेरे मामा जी थे, हम उन्हीं के पास में आकर 3-4 साल रहे। लगातार उनके परिवार से जो भी हमारा भरण पोषण रहा, हमारे पूरे परिवार का उन्हीं से रहा, क्योंकि मेरे इकलौते एक मामा जी थे। अब फिलहाल वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और यहीं पर हमने अपनी स्कूली शिक्षा शुरू की। उसके बाद में 5वीं क्लास से जब हम प्रमोट होकर 6ठी क्लास में गए तो दरियापुर में एक स्कूल पढ़ता है, सर्वोदय कन्या विद्यालय, वहां पर एडमिशन कराया गया। और जो सहयोग मेरी अध्यापक का रहा, जैसे कि मैंने बताया, रेखा नाम था उनका, उन्होंने वास्तव में मेरे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, खासकर मुझे एक अच्छी वक्ता बनाने के लिए। उसके बाद में धीरे धीरे पढ़ाई होती रही, बहुत सारी गतिविधियों में भाग लिया। खासकर मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी सभी दर्शकों को, मुझे डांस का भी बहुत शौक रहा बचपन से, सिंगिंग का भी शौक रहा, एक्टिंग करने का भी शौक रहा, और स्पोर्ट्स में मेरी बहुत ज्यादा रुचि थी। और स्पोर्ट्स में जो रुचि थी वो मेरी निखर कर भी आई। मैंने दिल्ली स्टेट लेवल पर भी काफी कंपटीशन फाइट किए और उनमें पोजीशन भी हासिल की। और ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई में पीछे थी, पढ़ाई में भी अच्छा खासा रुझान था। नरेला में एक स्कूल पढ़ता है, वहां पर डांस कंपटीशन था, और उस डांस कंपटीशन में उस समय शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री रहा करती थी, उन्होंने अनाउंसमेंट की थी हमारे स्कूल को 2 लाख रुपए कल्चरल एक्टिविटीज में देने के लिए। और इसी के साथ साथ में एक घटना हुई थी, हमारी एक प्रोफेसर थी इंग्लिश की जो कि नांगल ठाकरान गांव से आती थी, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से थी और बाय कास्ट वो ब्राह्मण भी थी। जब हम कक्षा में होते थे तो एक बार मेरा झगड़ा किसी हाई कास्ट की लड़की से हो गया, और उसने मेरी फिंगर को तोड़ भी दिया था। उस समय मतलब काफी डैमेज हो गई थी मेरी फिंगर, और जो जाति सूचक शब्द है उनसे भी मुझे संबोधित किया, और ये बात मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा करी। और इस बात से आहत होकर मैंने उसके ऊपर हाथ भी उठाया था, और हाथ ही नहीं उसके गाल पे 3-4 थप्पड़ जड़ भी दिए थे। और इस घटना का जैसे ही जो मैंने बात बताई, और मैं बिल्कुल स्पष्ट नाम लेना चाहूंगी, उस मैडम का नाम था ओमवती शर्मा। वो नांगल ठाकरान से ही बिलोंग करती थी, और वो हमेशा क्लास में पार्शियलिटी करती थी जो उनके आस पड़ोस के बच्चे थे, क्योंकि हमारा जो स्कूल था दरियापुर में था, और दरियापुर के पास में ही नांगल ठाकरान गांव था, तो मैडम वहीं से आती थी। और जो उसके आसपास की लड़कियां थी उनसे काफ़ी मतलब, और जो हमारे जैसे बच्चे होते थे जो एससी कम्युनिटी से आते थे उनसे काफ़ी भेदभाव करती थी, चाहे वो मार्क्स में हो या अदर्स एक्टिविटीज़ में या किसी में भी हो। मैं ये कहूँगी कि कुल मिलाकर उसका जो भेदभाव वाला पक्ष था वो ज़्यादा रहा करता था हम ऐसी बच्चों के साथ में। और जब ये घटना घटी तो उस घटना को लेकर काफी बड़ा बवाल भी मचा स्कूल में, यहाँ तक कि वो मैडम जब सीधी क्लास में आई उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, सीधा मेरे गाल पे 3-4 थप्पड़ मार दिए, और उसने ये भी कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई इसके ऊपर हाथ उठाने की। तो वहां से इस तरह की क्रांति की शुरुआत हुई। और जब मुझे पता चला कि वास्तव में जो एक दलित वर्ग है उसके साथ में किस तरह से भेदभाव होता है, भले हम अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं, अच्छी एजुकेशन लेते हैं, या भले हम अन्य गतिविधियों में भाग लेते हैं और अपने स्कूल का भी नाम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ टीचर स्कूल में ऐसे थे जो मनुवादी विचारधारा से लिप्त थे, और जो बहुत ज्यादा बच्चों में जातिवाद का भेदभाव था वो रखते भी थे। फिर उसके बाद में आफ्टर 12th
आपको पता है सभी को कि 2-3 महीने का गैप होता है, छुट्टियां होती है, तो घर वालों की ये थी कि अब तुम सिलाई सीख लो या कढ़ाई बुनाई का काम कर लो, अब आगे पढ़ के क्या करोगी। क्योंकि गांव में इस तरह का माहौल था कि लड़की ने 12th कर लिया, 10th कर ली तो सिर्फ ये रहता था कि हाँ भाई चिट्ठी पढ़ने तक सीमित, कि चलो इतना पढ़ गए, तुम चिट्ठी पढ़ लोगे, कभी अड़ी भीड़ में अपने बच्चों को पढ़ा लोगे, सिर्फ यहाँ तक सोच सीमित थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नांगल ठाकरान में खासकर दलित समुदाय में पहली ग्रेजुएशन एक लड़की थी जिसका नाम उषा था, आज वो टीचर है सरकारी स्कूल में, और दूसरे नंबर पे मैं थी। और उसके बाद 2006 में परिवार वालों ने मेरी शादी की चिंता व्यक्त की और मेरे लिए लड़के तलाशने शुरू कर दिए। इच्छा आगे पढ़ने की थी, लेकिन कुछ सामाजिक मर्यादाएं भी होती है, कुछ परिवार की इच्छाएं भी होती है। जिनसे मेरा रिश्ता हुआ उनका नाम है जय भीम प्रकाश, और उस समय वो LLB की पढ़ाई कर रहे थे, फाइनल ईयर चल रहा था। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा भी हुआ कि मेरी शादी के मात्र 2 या 3 महीने बाद हमें घर से अलग भी कर दिया गया, और उस समय हमने काफी स्ट्रगल किया। और उस समय का जो दौर था वो हमारे जीवन में बहुत ही कष्टदायक था, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई ऐसा माध्यम था जिससे कि हम अपनी अर्निंग सोर्स बढ़ा सके या अपनी अर्निंग कर सके, और जबकि दिल्ली जैसे राज्य में रहकर किराए की व्यवस्था करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, खाने की तो बात बहुत दूर थी। और हम किराए पर रहे लगातार, एक छोटे से मकान में, मैं कहूँगी कि 10 बाई 10 का ही था, एक कमरा ही था, उसमें हमने 3 साल अपने जीवन के बहुत कठिनाइयों से व्यतीत किए। और उसी के साथ साथ मैंने 2008 से लेकर 2011 तक दिल्ली के MCD स्कूल में भी 3 साल तक एज ए प्रथमा NGO की तरफ से निःशुल्क बच्चों को पढ़ाने का काम किया। और वहां से फिर से जिज्ञासा हुई कि क्यों ना मुझे JBT कर लेना चाहिए और मुझे बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि उस समय मेरे अंदर जो ये भावना आई, उस भावना के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। और वो कारण ये था कि मैंने देखा कि जो सरकारी स्कूलों में खासकर हमारे समाज के बच्चे पढ़ते थे, उनकी कितनी दुर्दशा होती थी। क्योंकि मैंने देखा कि अध्यापक वहां पर आते हैं, सिर्फ अटेंडेंस लेते हैं, और जो भी क्वेश्चन आंसर कराने हैं सीधा ब्लैक बोर्ड पे लिख देना, उनको समझाना है ना, एक्सप्लेन करना है, और ना ही बच्चों से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछने। इस तरह का कोई भी व्यवहार मैंने वहां पर टीचरों का नहीं देखा। मुझे बड़ा दुख हुआ कि टीचर आती हैं, स्वेटर बुनती हैं, धूप में बैठती हैं, मूंगफलियां खाते हैं, सिर्फ इतना ही काम टीचरों का देखा। और वही टीचर जो 60-70 हजार रुपए सैलरी ले रही थी। तो ये बातें कहीं ना कहीं मेरे मन में बहुत ज्यादा मुझे कचोड़ती रही कि क्यों ना मुझे भी JBT करके इन स्कूलों में पढ़ाना चाहिए और उनको अच्छी शिक्षा देकर उनके भविष्य को संवारना चाहिए। और इसी उद्देश्य से मैंने 2011 में JBT की पढ़ाई शुरू की। मैंने जम्मू में एडमिशन लिया और पढ़ाई करते करते मैं साथियों आपको बताना चाहूंगी कि मैं एक बच्चे की माँ भी हो चुकी थी। जिस तरह से मेरी पढ़ाई बढ़ती जा रही थी उसी तरह से बेटा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और उस समय अपने आप को मैनेज करना, परिवार को मैनेज करना, बच्चे को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि बच्चा छोटा था। और उसी के साथ साथ साथियों हम समाज में भी निकल चुके थे, समाज में काम करने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर जो सामाजिक कार्यों को करने की इच्छा थी वो बहुत पहले ही जागृत हो चुकी थी। और एक जिज्ञासा थी कि जिस तरह से हमारे महान पुरुषों ने अपने समाज के लिए काम किया, जिनके संघर्ष बलिदान के कारण आज हम इस मुकाम पर है, तो हमें भी उस कड़ी को आगे बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने साथियों एक बात भी कही है कि ऐ मेरे समाज के लोगों, मैं इस कारवां को बड़ी कठिनाइयों के साथ में यहाँ तक लेकर आया हूँ, इसको आगे ना ले जा सको तो पीछे भी मत जाने देना। तो बाबा साहब की इसी बात ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया सामाजिक काम करने के लिए। और इतना ही नहीं साथियों, जो समय हमारा चल रहा था खासकर बेटे को लेकर, क्योंकि बेटा बहुत छोटा था, तो आप सोच सकते हैं कि परिवार से अलग रहकर और एक छोटे से बच्चे के साथ में जीवन यापन करना और उसके साथ साथ में अपनी एकेडमिक शिक्षा को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते रहना कितना मुश्किल दौर रहा होगा हमारे लिए। और जब बेटा 3 साल का हुआ तो थोड़ा जीवन में रिलैक्स आया, क्योंकि हमने उसका एडमिशन स्कूल में करा दिया। तो जो सुबह 8 से लेकर 1 बजे तक का समय था वो बेटा स्कूल में बिताता था, और उसी दौरान मेरा कॉलेज आना जाना और जो जीवन साथी थे उनका कोर्ट में आना जाना, इस तरह से हमारा जीवन रहा। और उसके बाद जिस तरह से हमारी सामाजिक गतिविधियां बढ़ती गई, धार्मिक गतिविधियां बढ़ती गई और राजनीतिक गतिविधियां बढ़ती गई, और बेटे से भी हमारी दूरियां लगातार बढ़ती रही। हम 4-4, 5-5 घंटे अपने बेटे को ताले में बंद कर जाते थे। बाहर रहकर मन में अजीब अजीब ख्याल आते थे, कभी किसी इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड में उंगली ना दे दे, कभी बेटा उठ ना जाए, कभी ऐसी घटना ना घट जाए जिसको सोचकर भी हम सिहर उठते थे। तो इस तरह का माहौल और इस तरह के हालात हमारे साथ में रहे। लेकिन धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ, उसका भी हमें सहयोग मिला और फिर फुल फ्लैश से हम समाज के बीच में निकले। हमने अपनी आर्थिक मजबूती पर ध्यान ना देकर हमने समाज के लिए अपना पूरा जीवन
एक तरह से समर्पित कर दिया, जिस तरह से बाबा साहब और हमारे समाज में जन्मे संत महान पुरुषों ने किया, उसी रास्ते पर हम भी निकल पड़े। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।